हे एवरीवन, वेलकम टू योर एडुकेटर। हम लोग कर रहे हैं नीट 2022 का रिवीजन थ्रू एमसीईआरटी बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज का जो टॉपिक है वो ये ऑसिलेशन, और इससे 20 क्वेश्चन का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, जिससे मेरा पूरा का पूरा जो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर है वो रिवाइज्ड हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। और फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा दिया है कि क्वेश्चन लिखा है y इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस कॉस ओमेगा टी। तो याद रखना है कि ऐसा जब भी दो फंक्शन का सम दिया रहता है, दो का दिया है, आप पढ़े हुए जो एसएचएम कैसा होता है, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी पढ़ा आपने, और इसका टाइम पीरियड t अगर निकालना है तो वैल्यू कितना हो जाता है, 2 पाई ओमेगा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दो तरह का दिया हुआ, साइन और कॉस दोनों दिया है, तो दोनों का जब टाइम पीरियड निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो t1 2 पाई ओमेगा, क्योंकि इसका भी ओमेगा दिया है, और ये t2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये भी दिया 2 पाई ओमेगा। क्योंकि ये दोनों का दोनों इक्वल दिया है तो दोनों एक ही टाइम पे रिपीट करेगा, तो आंसर 2 पाई ओमेगा हो जाएगा। अब अगर ये दोनों अलग अलग होता तो उस समय ऐसा एक कॉमन टाइम लेते जहाँ पे दोनों का वैल्यू रिपीट हो जाता है, तो एलसीएम कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे इसका, और फिर वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो ये सिंपल सा पॉइंट होता है टू गेट द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड। अगर ऐसा दो का सम दिया हुआ है तो टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई ओमेगा होता है। सेकेंड जो पॉइंट दिया है, इक्वेशन ऑफ ए मोशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज गिवन बाई, कैसा दिया हुआ है, y इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे तो पहली बात तो ये है कि जो आपका पार्टिकल है ये मोशन एसएचएम कर ही नहीं रहा है, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। तो खैर इसमें क्या कर रहा है, चलिए इसको जरा देख लिया जाए। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इक्विलिब्रियम पोजीशन की अगर हम बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होता है जहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। नेट फोर्स वहाँ पे जीरो हो जाता है क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, यहाँ पे जीरो हो जाता है। अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, तो ये हो गया डी वाई बाई डी टी। अब साइन का पावर 2 है तो पहले क्या करेंगे, 2 इंटू साइन ओमेगा टी करेंगे, फिर लगा देंगे चेन रूल। साइन ओमेगा टी है तो इसका कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और साथ ही क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। तो वैल्यू 2 साइन ए इंटू कॉस ए, एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स का कि अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो इस एक्सप्रेशन को आप डायरेक्टली लिख सकते हो साइन 2a लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, साइन 2a। इस एक्सप्रेशन को आप लिख सकते हो, बता सकते हो। तो यहाँ देखेंगे तो ओमेगा तो बाहर हो जाएगा, 2 साइन ए इंटू कॉस ए लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2a, मतलब साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा। वैल्यू किसका हो गया, वेलोसिटी का हो गया। यहीं पे एक्सेलरेशन अगर निकालना है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, डी बाई डी टी हो जाता है, ओमेगा हो गया। और साइन का जब लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। एंड ओमेगा की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये तो ओमेगा ही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमें बात करना है कि जीरो करना है। जब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो जाएगा हमारा, तो इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कितना हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो फॉर ए टू बी जीरो क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है कॉस ओमेगा टी वैल्यू कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू जीरो, और कॉस ओमेगा टी जीरो है, देन वी ऑल आर फेमिलियर विद दैट कि कॉस 90 डिग्री जब होगा ना तब उसके वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ओमेगा टी का वैल्यू कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। और जब ये वैल्यू मेरा 90 हो गया, कितना हो गया वैल्यू, इसका वैल्यू हो गया मेरा 90। किसका वैल्यू हो गया, कॉस 2 ओमेगा टी का वैल्यू हो गया। सॉरी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कितना है, कॉस 2 ओमेगा टी, ये वैल्यू कितना है, 2 ओमेगा दिया, ये 2 ओमेगा दिया, कॉस 2 ओमेगा टी का वैल्यू 90 दिया, ये 2 ओमेगा टी है। तो वैल्यू ऑफ ओमेगा टी इज बिकम्स इक्वल्स टू पाई बाई 4, और ओमेगा टी पाई बाई 4 हो गया। तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर। यहाँ पे देखोगे तो ओमेगा टी है ना, तो इसकी जगह पे कितना पुट कर देंगे, पाई बाई 4, एंड साइन पाई बाई 4 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, वैल्यू 1/2 आ जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1/2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा मैथमेटिक्स में फंसाने की कोशिश किया गया था यहाँ पे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि बॉडी एग्जीक्यूट एसएचएम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। तो जो एसएचएम कर रहा है इसके इक्वेशन दिया हुआ x इज इक्वल्स टू 10 कॉस 2 पाई टी प्लस में पाई बाई 4। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि जब भी ऐसा इक्वेशन लिखा रहा है x इक्वल्स टू ए कॉस या साइन कुछ भी हो सकता है, और ऐसा लिखेगा ओमेगा टी प्लस में फाई, तो याद रखना जितना से मल्टीप्लाई होता है इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इसका एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। टी में जितना से मल्टीप्लाई होता है ये ओमेगा हो गया, और जो सम होता है इसको इनिशियल फेज कहते हैं, ठीक है। तो ये इतना पॉइंट होता है। बोला कि स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट टी इक्वल्स टू 3/2। तो अगेन वही बात हो गई ना कि स्पीड निकालना है तो पोजीशन है, इसको क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का हो जाएगा 10, कॉस का कितना होता है, माइनस में हो जाता है साइन, और ये कितना हो जाएगा
2 पाई टी हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा। और साथ ही साथ ये जब बात करेंगे अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, तो 2 पाई हो जाएगा, टी का तो 1 हो जाएगा और पाई बाई 4 कॉन्स्टेंट है, कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 टू जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये कितना हो गया पाई हो गया, और ये वैल्यू कितना है साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम का जो वैल्यू यूज़ करना है 3/2 पुट करना है, तो स्पीड चाहिए हमको कितना पे एट टी इज इक्वल्स टू 3/2 सेकेंड। अब इस इक्वेशन में टी का वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा -2 पाई हो जाएगा, और ये वैल्यू हो गया साइन, और ये हो गया 2 पाई, और टी की जगह पे कितना पुट करेंगे 3/2, और प्लस में कितना हो जाएगा पाई बाई 4। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना हो जाएगा -20 पाई, और ये हो गया साइन 3 पाई प्लस में पाई बाई 4। अब साइन का रूल होता है कि साइन पाई प्लस थीटा में कुछ चेंज नहीं होता है, और साइन चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू हो जाएगा माइनस में साइन थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ये आपके ध्यान में होना चाहिए। देयरफॉर वैल्यू ऑफ स्पीड इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा -20 पाई हो गया, और ये साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 4 है तो माइनस में साइन पाई बाई 4 हो गया, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये हो गया 20 पाई हो गया, और ये कितना हो गया साइन पाई बाई 4। साइन पाई बाई 4 का मतलब होता है 1/√2 होता है, तो वैल्यू पुट कर देंगे कितना हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो √2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा ना, तो वैल्यू कितना हो गया 10√2 पाई हो गया। तो अगर इसको रख के वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हैं तो कैलकुलेट करके कुछ 44.42 मीटर पर सेकेंड इसका वैल्यू आता है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ दिख रहा है ये मोस्ट सुटेबल आंसर इस क्वेश्चन के लिए नज़र आ रहा है। तो हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बोला है कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन शोन बिलो देन कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन टाइम ग्राफ इज। देखिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होता है ना, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल्स टू कितना होता है -ω² y होता है, तो या फिर x में अगर चल रहा है तो कितना हो जाएगा -ω² x हो जाएगा इसका वैल्यू। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये नोटिस करेंगे, तो जो एक्सेलरेशन है x ये डिस्प्लेसमेंट में नेगेटिव करने से आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जो x का जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा -a/ω² हो जाएगा ना। मतलब जो एक्सेलरेशन का ग्राफ है उसमें नेगेटिव तो करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो पोजीशन वाले में यहाँ पे कितना होना पड़ेगा पॉजिटिव, जीरो नहीं होना पड़ेगा। इसमें तो जीरो हो गया ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी जीरो है तो ख़त्म हो जाएगा, इसमें भी जीरो है तो क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। ये नेगेटिव है तो आंसर में पॉजिटिव होना चाहिए, और जहाँ पे पॉजिटिव है वो ग्राफ नीचे होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 में देखो t बराबर 0 पे एक्सेलरेशन का ग्राफ नेगेटिव है तो पोजीशन का पॉजिटिव हो गया, t/2 पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन तो ये कैसा हो गया नेगेटिव हो गया। सो ऑप्शन नंबर 4 जो दिया है मोस्ट अप्रोप्रिएट हो जा रहा है। और ये लॉजिक हमने कहाँ से कंक्लूड किया, तो a इज इक्वल्स टू -ω² x है। एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर पॉजिटिव हो जाएगा तो ग्राफ जो दिया होगा वो उसमें x का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, एंड एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव है तो x का वैल्यू क्या हो रहा होगा पॉजिटिव हो रहा होगा। सिंपल सा है, सामने इनएविटेबल है, बेसिक से इक्वेशन है, यूज करने से आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक ऐसा स्प्रिंग का सिस्टम दिया है जिसमें बोला है कि 2 स्प्रिंग विद स्प्रिंग कांस्टेंट k and 2k are attached to a block of mass small m and with a fixed support as shown. When the mass is displaced from the equilibrium position on the either side, it execute SHM then the frequency of oscillation. देखिए सबसे पहली बात होती है कि जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग का 2 तरह का कॉम्बिनेशन होता है। स्प्रिंग का 2 कॉम्बिनेशन होता है, इसमें जो यहाँ पे दिया है ये दिया है पैरेलल दिया है, और पैरेलल वाले में क्या होता है, इसमें होता है सेम x हो जाता है। जैसे इस ब्लॉक को अगर हम थोड़ा सा राइट की तरफ डिस्प्लेस कर देते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये x गया तो जितना 2k वाला दबेगा उतना ही k वाला क्या होगा खिंच जाएगा। मतलब जो स्प्रिंग दिया है वो कैसा कॉम्बिनेशन दिया है, पैरेलल दिया है, और पैरेलल वाले में जो इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालते हैं और दोनों का सम हो जाता है, मतलब k1 + k2 हो जाएगा, k1 का वैल्यू k हो जाएगा और k2 का वैल्यू 2k हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो गया सम करके 3k हो गया। अब यहाँ से हमें फाइंड करने के लिए पूछा गया है टाइम पीरियड। देखो फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड कितना होता है, ये हो जाता है 2π√m/k इक्विवेलेंट हो जाता है, एंड द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो वैल्यू हो जाता है 1/t, मतलब कितना हो जाएगा 1/2π हो जाएगा, और रूट में हो जाएगा k इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा m हो जाएगा। तो सॉल्व करके कितना हो जाएगा 1/2π हो जाएगा, रूट में m हो जाएगा, और k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू 3 हो जाएगा। वैल्यू ऑफ k इक्विवेलेंट इज 3k। 1/2π, 1 मिनट, ये उल्टा लिख दिया हमने रेशियो। यहाँ पे क्या करना है, ऊपर में लिखना है 3k और नीचे में लिखना है m। ये हो जाएगा k का वैल्यू कितना दिया, k इक्विवेलेंट दिया 3k और मास के वैल्यू m दिया है, और ये हो जाएगा आपका आंसर। सो 1/2π√3k/m, 2π√3k/m। ऑप्शन नंबर 4 जो यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा करेक्ट आंसर दिख रहा है, 1/2π√3k/m।
मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है। बोला कि पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM द टाइम पीरियड T, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज ऑल्सो पीरियोडिक विद द टाइम पीरियड। याद रखिएगा SHM कर रहा है, इसका इक्वेशन कितना होता है, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी होता है ना, और वहीं पे इसके स्पीड का बात करते हैं तो कितना हो जाता है ओमेगा a, और साइन का कितना हो गया इधर कॉस ओमेगा टी हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी डबल होता है और टाइम पीरियड हाफ होता है। काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा, तो वैल्यू हो जाएगा हाफ एम, और वी स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन में यहाँ पे आ गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब अगर इसी एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल करते हुए इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर जो दिया है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा की जगह पे कितना है ओमेगा टी दिया है, तो वैल्यू हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा एम हो गया, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ओमेगा है ना वो 2 ओमेगा हो जाता है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हो जाता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाता है, डबल हो जाता है। और वहीं पे टाइम पीरियड की बात करते हैं तो टाइम पीरियड कितना हो जाता है, हाफ हो जाता है। टाइम पीरियड का वैल्यू कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। फ्रीक्वेंसी डबल हुआ तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आधा नहीं हो जाएगा, बिकॉज टाइम पीरियड टी बराबर क्या होता है, तो टी बराबर 2 पाई ओमेगा होता है ना, ये पहले से टाइम पीरियड है। और टाइम पीरियड ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो इसका ओमेगा कितना दिया, 2 ओमेगा दिया ना, तो 2 पाई ओमेगा, और ये 2 पाई ओमेगा का वैल्यू पहले से पता है हमको कितना है, टी है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा T/2। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बोला है कि ब्लॉक हुज मास इज 500 ग्राम इज फास्टेंड टू ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग हैज ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 100 न्यूटन पर मीटर, द ब्लॉक इज पुल्ड टू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, स्टेट x इक्वल्स टू 0 t इक्वल्स टू 0 दिया है। देन बोला कि काइनेटिक एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा इसका, x इक्वल्स टू 5 पे। देखो जितना मैक्सिमम पुल कर देते हैं वो क्या हो जाता है, इसका एम्पलीट्यूड हो जाता है, और काइनेटिक एनर्जी बताना है कितना पे, 5 सेंटीमीटर पे बताना है। साथ ही साथ इसका मास का वैल्यू क्या दिया है, तो ये वैल्यू दे दिया है 500 ग्राम दिया है, दैट कैन बी रिटन एज 0.5 kg दिया है, आधा kg का मास दिया है। और जो k होता है इसका वैल्यू कितना दिया है, ये वैल्यू दिया है आपका 100 न्यूटन पर मीटर दिया हुआ है। बोला है काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकाल कर बताइए इसमें। देखिए अगेन ये आपको नीट का जो एक बहुत बेहतरीन सा पेटेंट ट्रेंड है कि ज़रूरत से ज़्यादा डेटा देना का और उस पर क्वेश्चन पूछने का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। एक और बात याद रखिएगा कि के बाई एम होता है ना, इसी को बोलते हैं ओमेगा स्क्वायर। मतलब के का वैल्यू डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो, एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो ना। जैसे इस एक्सप्रेशन में एम ओमेगा स्क्वायर है, इसके जगह पे लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा, और ये होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो वैल्यू हो गया 1/2। और के का वैल्यू जो क्वेश्चन इसमें दिया तो कितना बोला, 100 बोला है। और एम्पलीट्यूड ए जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है, तो ये दिया है 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। और निकालना कहाँ पे, 5 सेंटीमीटर में, मतलब 0.05 पे निकालना है, इसके स्क्वायर हो जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करते हो ना आप, तो ये सॉल्व करके आता है लगभग कुछ 0.375 जूल इसका आंसर आ जाएगा, और यही वैल्यू हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी का 0.35375, मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो क्वेश्चन बनाने में एक फार्मूला का रिवीजन हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है इसका फार्मूला कितना होता है, एक्स के टर्म में लिखते हैं तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। और दूसरा जो k होता है इसका वैल्यू कितना होता है, m ओमेगा स्क्वायर होता है, क्योंकि k बाई m होता है, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, इसी को हम लोग ओमेगा स्क्वायर लिखते हैं। सो k बाई एम इज़ ओमेगा स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी है इसका वैल्यू हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने 7 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। बढ़ते हैं आगे 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोलता है कि ब्लॉक है जिसका मास कितना दिया है, तो ब्लॉक का मास यहाँ पे गिवन है 2 kg अटैच टू ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है, तो ये वैल्यू दिया 200 न्यूटन पर मीटर दिया है। ऑसिलेट्स विदाउट फ्रिक्शन ओवर ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, द ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड बाई 10 सेंटीमीटर। कितना से इसको डिस्प्लेस किया गया है, 10 सेंटीमीटर से डिस्प्लेस किया गया। अब यहाँ पे जब हमको देखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट है ना 10 सेंटीमीटर नहीं लेना है, इसको लेना 1 सेंटीमीटर लेना है। मतलब ये जो डिस्प्लेस किया गया तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा लगभग 1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में बोला है कि फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। देखो
एक्सेलरेशन होता है इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाता है, तो ये वैल्यू होता है ओमेगा स्क्वायर ए हो जाता है। ये वैल्यू मैक्सिमम वाला याद होना चाहिए। ओमेगा का जो वैल्यू होता है कैसे निकालोगे, तो अभी पढ़ा ना पीछे वाले क्वेश्चन में कि जो के बाई एम होता है यही क्या डिनोट करता है, तो यही आपका ओमेगा स्क्वायर होता है, ये डिनोट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की जगह पर रखेंगे के बाई एम, और ये हो जाएगा एम्पलीट्यूड। के जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है 200 दिया है, मास का वैल्यू कितना दिया 2 दिया, एंड एम्पलीट्यूड कितना दिया है 1 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/100 कर देंगे ना, तो मीटर में बदल जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 100, और 100 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। सो इन दिस केस द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैलकुलेटेड इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन का। तो याद एक क्वेश्चन को बनाने के लिए बस ये फॉर्मूला चाहिए था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा स्क्वायर ही होता है। अगर ये मालूम है तो इसका यूज़ करते हैं, कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाता। यहीं पे अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा जाता कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, अगर कैलकुलेट करना होता है तो ये कितना हो जाता है ओमेगा इंटू ए हो जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, याद रहना चाहिए आपको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोला है कि लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 सेकेंड ऑन अर्थ सरफेस विल बी नियरली। सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड इसने दे रखा हुआ है कितना है 2 सेकेंड दिया हुआ है। सिंपल पेंडुलम का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो टी का वैल्यू अगर 2 पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू कितना हो जाता है 2π हो जाता है, और ये होता है √L/g हो जाता है। सो द वैल्यू इज 1 इज इक्वल्स टू पाई अंडर रूट कितना हो जाएगा L/g हो जाएगा ना। अब इसी क्वेश्चन में अगर दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो ये लेफ्ट में तो 1 ही रह जाएगा, लेकिन राइट में हो जाएगा पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा L/g हो जाएगा। सो ऑन कैलकुलेशन यू विल गेट L इज इक्वल्स टू हाउ मच, तो ये वैल्यू हो जाएगा g डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। g का वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 10 के आसपास होता है और पाई स्क्वायर का वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली 10 होता है, तो रेशियो लगभग 1 के बराबर आ जाता है। तो जो सिंपल पेंडुलम है उसका लेंथ कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। और कैसे कैलकुलेट किया हमने, तो बेसिक सा फॉर्मूला T इक्वल्स टू 2π√L/g है, इसका यूज़ किया तो हमें यहाँ पे पेंडुलम का लेंथ है वो मिल गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला है कि ब्लॉक ऑफ मास 500 ग्राम अटैच टू द वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग, द स्प्रिंग कांस्टेंट इज दिस। ब्लॉक का मास हमको पता है 500 ग्राम दिया है, विच इज़ रफली 0.5 kg, और जिस स्प्रिंग से अटैच किए उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, तो 450 न्यूटन पर मीटर दिया है। द फ्रिक्शन इज ऑल्सो प्रेजेंट विच डिसिपेट्स द एनर्जी एंड डैम्पिंग कांस्टेंट ऑफ द सिस्टम इज 25 ग्राम पर सेकेंड। मतलब B जो दिया है इसका वैल्यू कितना दिया है 25 ग्राम पर सेकेंड दिया है। वेल एंड गुड। व्हाट इज द टाइम फॉर इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन टू ड्रॉप टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। आधे तक इसको ड्रॉप करा के लाना है, तो कैसे बनाएंगे, देखो डैम्पिंग ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है, और एम्पलीट्यूड के डिक्रीज करने का रिलेशन होता है A बराबर A0 e⁻⁻bt डिवाइडेड बाई 2m हो जाता है। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का कितना हो जाता है, ये आधा हो जाता है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा -bt/2m हो जाता है। तो वैल्यू कितना हो गया 2⁻⁻1 इज इक्वल्स टू e⁻−bt/2m हो गया। दोनों साइड ln अगर कंसीडर कर लेते हैं तो 2⁻−1 हो गया, और राइट साइड में e बेस कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा -bt/2m। ये लॉग का फॉर्मूला होता है, बेस सेम होता है तो लॉग कैंसिल। तो लेफ्ट में कितना होगा -1, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना बचा ln 2 बचा, और राइट साइड में कितना हो गया -bt/2m हो गया। देखो माइनस से माइनस को कैंसिल कर देना है, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो t बराबर कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा, ये हो जाएगा ln 2 हो गया, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे b लिख देंगे। अब जो अगला काम करना है सारे वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तो ये हो गया t का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, और इसके बाद जब b का हम बात करते हैं तो ये कितना दिया हुआ है, मास की बात करते हैं सबसे पहले, तो 0.5 दिया है, और ln 2 जो दिया है इसका वैल्यू पुट कर देंगे 0.693 है, और डिवाइडेड बाई जो b दिया था इसमें डैम्पिंग कांस्टेंट 25 ग्राम दिया हुआ था, तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 0.025 किलोग्राम पर सेकेंड हो जाएगा। SI में बात करेंगे तो यहाँ पुट कर दो 0.025। सो ऑन डूइंग द रिगरस कैलकुलेशन यू विल गेट द वैल्यू 27.7 सेकेंड। तो इसमें जो टाइम लगेगा जिसमें एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है, वो 27.72 सेकेंड लगेगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए जो हमारे पास फार्मूला का रिक्वायरमेंट था वो ये था कि A इज इक्वल्स टू होता है A0 e⁻−bt डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है 2m, और इस फॉर्मूले का यूज़ करके इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता था। हाँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट इस जगह पे हो जा रहा है जिसमें थोड़ा सा वाइज होने का ज़रूरत है, अगर वो पार्ट कर लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। So we have completed 10 question. Moving ahead to the question number 11.
और इसमें बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एसएचएम कर रहा है तो एसएचएम का कंडीशन क्या होता है, सबसे पहला होता है कि इसमें जो एक्सेलरेशन होता है प्रोपोर्शनल होना चाहिए -x का, और दूसरा होना चाहिए कि एम्पलीट्यूड जो है ना वो बहुत छोटा होना चाहिए, वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अगर मोशन हो जाएगा तो एसएचएम हो जाएगा। एंड बैक एंड फोर्थ मोशन होता है। एसएचएम में कैसा मोशन होता है, एसएचएम में बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, आगे पीछे मोशन करते रहता है एक ही लाइन पे, तो उसको हम लोग एसएचएम कहते हैं। तो इसमें देखेंगे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एसएचएम होता है। बोला है कि डज नॉट नहीं है वो ढूंढना है। मोशन ऑफ बॉल बियरिंग इनसाइड ए स्मूथ कर्व्ड बाउल व्हेन रिलीज स्लाइटली अवे फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये भी एसएचएम करता है। मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग मर्करी कॉलम इन द वर्टिकल यू शेप्ड, ये भी करता है। लेकिन रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट एक्सिस होता है ना, ये एसएचएम नहीं होता है। ये दरअसल में जो ऑब्जेक्ट है ऐसा एक दूसरे पाथ पे मोशन करता होता है ना, और एसएचएम करने के लिए एक ही लाइन पे ना इसका मोशन होना चाहिए, इसे आगे पीछे कर रहा है, थोड़े से डिस्टेंस पे बार बार रिपीट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं कि वो एसएचएम कर रहा है। लेकिन ये जब सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा तो ये कैसा है, ये जो मोशन दिया है सिंपली पीरियोडिक दिया है, सिंपली पीरियोडिक दिया है बट नॉट एसएचएम, ये एसएचएम नहीं है। और हमसे पूछा था इसमें से कौन सा मोशन एसएचएम नहीं है, तो मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्प्रिंग हैविंग ए स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 800 न्यूटन पर मीटर इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल एज सोन। द मास 2 kg is attached to the free end of the spring. The mass is pulled sideways to a distance of 2.5 cm and released. How much time the mass take from one extreme to other? सबसे पहला बात होता है कि कुछ बेसिक बात एसएचएम के बारे में समझते हैं। एसएचएम में क्या होता है कि एक मीन पोजीशन यहाँ पे दिया होता है, राइट साइड गया तो ये प्लस एम्पलीट्यूड हो गया, इधर वाला माइनस ये हो गया, मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम और निगेटिव एक्सट्रीम। और एक साइकिल पूरा करने का जो टाइम होता है ना, एक साइकिल पूरा करने का जो पूरा टाइम होता है, इस टाइम को कहते हैं हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट टाइम पीरियड। अब बताओ जो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम जाने का टाइम लगा, टोटल टाइम को 4 पार्ट में बांटेंगे ना, 4 सेगमेंट हो रहा है, तो मीन से एक्सट्रीम जाने का t/4, तो एक्सट्रीम से मीन आने का t/4, फिर मीन से लेफ्ट एक्सट्रीम जाने का t/4, तो लेफ्ट एक्सट्रीम से मीन आने का भी टाइम कितना हो जाएगा t/4। क्वेश्चन ने पूछा है कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाना है, इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो t/4 प्लस t/4 हो जाएगा टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा ना, ये टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा t/2 हो जाएगा। अब ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इसका टाइम पीरियड निकालते हैं, तो टाइम पीरियड कितना होता है 2π अंडर रूट हो जाएगा मेरा m/k हो जाएगा, और सारे वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे तो वैल्यू कितना हो जाएगा 2π हो गया। और मास कितना दिया 2 kg, और k का वैल्यू कितना दिया 100 दिया, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। 2π 40 का कितना होता है, 400 का होता है 20 हो जाता है, 2 से कर दोगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये वैल्यू π/10 आ गया यहाँ पे। देयरफॉर टाइम पीरियड t कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड का वैल्यू t/2 दिया है, मतलब π/10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, मतलब हो जाएगा π/20, 3.14 है, डिवाइड करेंगे तो 0.157 सेकेंड इसका वैल्यू आ जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑब्टेन इन दिस केस इज 0.157 सेकेंड, करेक्ट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉजिक यही था कि आपको पता होना चाहिए था कि एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा तो आधा ऑसिलेशन होगा और टाइम पीरियड टोटल टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा, विच मीन्स t/2 टाइम पीरियड का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा, इस टाइम का वैल्यू हो जाएगा, टोटल टाइम पीरियड का हाफ हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून इफ टाइम पीरियड ऑन अर्थ इज दिस। देखो पेंडुलम इसका लेंथ तो चेंज नहीं करेगा ना, तो 2π अंडर रूट l/, कितना हो जाएगा g हो जाएगा। तो अगर हमें निकालना है मून पे और अर्थ पे मालूम है तो क्या करेंगे, 2π अंडर रूट l/, ऊपर में कितना हो जाएगा g मून हो जाएगा, और नीचे में होगा 2π अंडर रूट l/g किसका हो जाएगा, अर्थ का हो जाएगा। 2π कैंसिल, l और l कैंसिल हो जाएगा। सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू हाउ मच, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा अर्थ पे, बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा कहाँ पे, मून पे हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्सेलरेशन टाइम पीरियड का वैल्यू मून पे चाहिए, तो टाइम पीरियड ऑन मून इज इक्वल्स टू टाइम पीरियड ऑफ ऑन अर्थ मल्टीप्लाइड बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ बाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून हो जाएगा। अर्थ पे टाइम पीरियड 2 सेकेंड दिया है, अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 होता है, और मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू इसने 1.7 दिया हुआ है। अब इस एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 इंटू रूट के अंदर में आता है 5.76 आता है,
जो सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2.4 आ जाता है, तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाता है मल्टीप्लाई करने पे 4.8 सेकेंड। तो जो टाइम पीरियड का वैल्यू हो जाएगा पेंडुलम का मून पे ले जाने पे कितना हो जाएगा, 4.8 सेकेंड हो जाएगा। वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड अर्थ के सरफेस पे कितना हुआ करता था, तो अर्थ के सरफेस पे सिर्फ और सिर्फ 2 सेकेंड इसका टाइम पीरियड का वैल्यू हुआ करता था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल दिया है। बोला है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM हैज़ द मैक्सिमम स्पीड 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन टाइम पीरियड। देखो ध्यान से समझो कि जैसे ही बोला कि मैक्सिमम स्पीड एंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, तो हमें याद होना चाहिए कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, ओमेगा इंटू ए। वहीं पे मैक्सिमम स्पीड अगर हमें निकालना है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर ए और मैक्सिमम स्पीड होता है ओमेगा इंटू ए, और टाइम पीरियड निकालना है तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई ओमेगा हो जाएगा। मतलब साफ है कि सबका इस्तेमाल करते हुए हमको क्या फाइंड करना है, ओमेगा फाइंड करना है। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू बाई स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू अगर लिखते हैं तो एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा और स्पीड का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, ओमेगा ए। क्वेश्चन के हिसाब से स्पीड का मैक्सिमम दिया है 20 और एक्सेलरेशन का मैक्सिमम दिया है 40, तो लिखेंगे 40 डिवाइडेड बाई 20, तो रेशियो कितना आ गया, 2 आ गया ना। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया और ए से ए कैंसिल हो गया, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ से कितना देखने को मिला हमको, तो ओमेगा का वैल्यू 2 मिल गया। अब टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड का डायरेक्टली वैल्यू कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा हो जाता है। तो वैल्यू पुट करोगे तो 2 पाई, ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 ना हो जाएगा। तो सॉल्व करके कितना आ गया, ये वैल्यू आ गया पाई सेकेंड आ गया। तो टाइम पीरियड का जो वैल्यू हो जाएगा इस वाले केस में वो कितना हो जाएगा, पाई सेकेंड हो जाएगा। और बनाने के लिए बेसिक सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए था कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन का मतलब ओमेगा स्क्वायर है और मैक्सिमम स्पीड का मतलब होता है ओमेगा इंटू ए होता है। बाकी तो सिंपल सा मैनिपुलेशन था, हमने सिंपल कैलकुलेशन किया और हमारा जो वैल्यू था वो कैलकुलेट होकर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है देखते हैं। बोला कि स्प्रिंग बैलेंस हैज ए स्केल दैट रीड्स अप टू 0 to 100 kg, मतलब 100 kg से ज़्यादा नहीं रीड कर सकता है। और लेंथ स्केल का कितना दिया, 25 सेंटीमीटर, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन जिस वक्त होगा 25 सेंटीमीटर का, स्केल का पूरा लेंथ 25 है, तो अगर पूरा पूरा वजन दे देंगे तो इलोंगेशन क्या हो जाएगा, पूरा पूरा हो जाएगा। बोला कि ब्लॉक को एक सस्पेंड करना है और उसको रिलीज़ करना है सो दैट वो ऑसिलेट करे टाइम पीरियड कितना से, 0.2 से। तो मास ऑफ द ब्लॉक बताइए कितना है। देखो ध्यान से, ये एक स्टैंडर्ड स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग में एक मास को ऐसा हैंग कर देना है और सो दैट कि इसका टाइम पीरियड कितना हो जाए, 0.2 सेकेंड हो जाए। लेकिन इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमको मालूम नहीं है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड केस है इसकी अगर बात करें तो स्टैंडर्ड केस में बोलता है कि जिस स्प्रिंग बैलेंस में इसको बात किए हैं रखे हैं उसका मैक्सिमम इलोंगेशन कितना रीड कर सकते हैं आप, 25 सेंटीमीटर। और कब, क्योंकि इसका जो वजन है इसका लिमिट कितना है, 0 से 100 kg। तो जब तक इसमें 100 kg का वजन अगर हैंग करते हैं तो मैक्सिमम रीडिंग कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब देखोगे इस वाले केस में, पहले वाले केस में यहाँ बात करें तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इलोंगेशन में के एक्स इक्वल्स टू एम जी ना हो जाएगा। तो के का वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं तो वैल्यू कितना हो जाता है, एम जी बाई क्या हो जाता है, एक्स हो जाता है। मास का वैल्यू कितना दिया 100 और जी का वैल्यू कितना दिया है 10। वहीं पे एक्स की बात करेंगे 25 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू क्या करेंगे, 0.25 कर देंगे ना। तो जब ये वैल्यू मेरा यहाँ से कैलकुलेट होता है, इस कैलकुलेशन में जब हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, ऊपर में बात करेंगे तो 100 हो जाएगा, 25 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो कैलकुलेट करके वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 पे 30 हो जाएगा। इतना आ गया न्यूटन पर मीटर। अब हमें बात करना है दूसरे केस का टाइम पीरियड का। तो टाइम पीरियड टी कितना होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई क्या होता है अगेन। लेकिन सेकेंड वाले केस में क्या बोला कि टाइम पीरियड का वैल्यू 0.2 सेकेंड है और ये वैल्यू कितना है, 2 पाई है। एम का वैल्यू पता नहीं है, के का वैल्यू कितना दिया है, तो के का वैल्यू दिया है मेरा 4000 दिया है। देखो यहाँ से नीचे आ जाएगा तो जाएगा 10, 2 से 2 हो गया कैंसिल। दोनों साइड अगर स्क्वायर करते हो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 और ये वैल्यू हो जाएगा पाई स्क्वायर। यहाँ पे हो गया एम और ये वैल्यू कितना हो जाएगा 4000। 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखेंगे तो एम जो दिया है इसके वैल्यू कितना हो जाएगा, इसके वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। और पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना रफली 3.14 इंटू 3.14 लोगे तो अप्रॉक्स 10 के बराबर आता है। तो मास कितना हो जाएगा मेरा, तो मास के वैल्यू यहाँ पे आ गया 4 kg आ गया कैलकुलेशन करने से। सो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, ये होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 3, यानी ये है ऑप्शन नंबर 4। तो ये वैल्यू हो गया ऑप्शन नंबर 4 kg इसका मास का वैल्यू हो गया। तो लॉजिक ये कहता था कि इसमें पहला सिचुएशन जो दिया था ना उसका इस्तेमाल करके के फाइंड करना था और उस के की वैल्यू का यूज़ करके सेकेंड वाले सिचुएशन में टाइम पीरियड में पुट करना था और एम का वैल्यू फाइंड करना था। और ये कैच था यहाँ पे कि 0 से 100 दिया मतलब 100 हो गया मैक्सिमम मास, इसे हैंग कर सकते हैं।
और जो स्केल है उसका लेंथ 25 सेंटीमीटर है, मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन कितना रीड कर सकता है 25 सेंटीमीटर। ये दो छोटा छोटा बात है, इसको दिमाग में जैसे हिट करता है तो क्वेश्चन आसानी से बन जाता है। तो ये हो गया हमारा 15 क्वेश्चन। बढ़ते हैं 16th नंबर क्वेश्चन की तरफ। बोला कि ग्राफ बिटवीन द लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय, ये सिंपल पेंडुलम के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। तो सिंपल पेंडुलम है, इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाता है L/G हो जाता है। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो गया L/G ना होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल एल का दिया है डायरेक्टली, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना, 4 पाई स्क्वायर, और जी कैसा दिया कांस्टेंट दिया है। और जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसका मतलब ग्राफ कैसा हो जाएगा, इसका ग्राफ हो जाएगा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। y=mx के फॉर्म में ये हमारा दिया हुआ एक्सप्रेशन है, और जैसे ही एक्सप्रेशन हमको दिखा तो ग्राफ हमको दिखा कि ऑप्शन नंबर 4 है। t=2 पाई अंडर रूट L/G है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो 4 पाई स्क्वायर इंटू L/G हो गया, और 4 पाई स्क्वायर बाई जी कॉन्स्टेंट हो गया, दैट एक्ट एज अ m। तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल एल का हो गया और ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये हमने 16th नंबर क्वेश्चन कर लिया। अब बढ़ते हैं 17th नंबर क्वेश्चन की तरफ। इसमें कह रहा है कि कॉलर है जिसका मास 4 kg है, इज अटैच टू स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट इतना है। मास का वैल्यू कितना दिया है, तो ये वैल्यू अपना पता है 4 kg दिया है। जिस स्प्रिंग से आपने कनेक्ट किया है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है 500 न्यूटन पर मीटर। इफ द कॉलर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर कैसा काम करेगा, एम्पलीट्यूड का काम करेगा। देखते हैं आगे क्या कह रहा है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, मतलब इस एम्पलीट्यूड का तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एम्पलीट्यूड का हम क्या ही करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है। देखो टाइम पीरियड टी बराबर कितना होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का, 2 पाई अंडर रूट कितना हो जाता है m/k, एंड फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू कितना हो जाता है 1/t हो जाता है, मतलब ये वैल्यू हो जाता है 1/2 पाई अंडर रूट कितना होता है k/m हो जाता है। तो सिंपली वैल्यू का पुट कर दो यहाँ से, फ्रीक्वेंसी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 पाई हो जाएगा, रूट अंडर कितना है k/m। जस्ट पुट द वैल्यूज, ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो जाएगा 1/2 पाई, k का वैल्यू क्या है, तो k का वैल्यू दिया है बेटा 500 दिया है, और जो दिया है मेरा m, इसका वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है। तो वैल्यू करेंगे 4 से 500 तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, 425 4, ठीक है। और 125 का कितना हो जाएगा बाहर आके 5√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। तो 5√2/2 पाई है, इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आ जाता है 1.779 आ जाता है। कैलकुलेट करेंगे इसको, रफली राउंड अप करेंगे तो 1.78 लिख सकते हैं, और फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट क्या हो जाएगा हर्ट्ज, जिसका यूनिट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 2 जो दिख रहा है हमको ये आंसर से मिलता जुलता दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड था, कि हमको पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में t=2 पाई अंडर रूट m/k होता है, एंड फ्रीक्वेंसी इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, और ये कैलकुलेट करने पे इतना आ गया, और ये मेरा वैल्यू मिला वो 1.78 सेकेंड के आसपास इसका आ गया, जो ऑप्शन नंबर 2 में हमें दिख रहा था वो आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 18th नंबर क्वेश्चन दिया है, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। अगेन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जब ब्लॉक को इस तरीके से रखा जाता है कि डिफॉर्मेशन सब में सेम हो, इलोंगेशन और कंप्रेशन, तो उसको पैरेलल में बोलते हैं, और यहाँ पे वही बात हो रही है। ऊपर वाला ब्लॉक है, इसको अगर इधर x कंप्रेस करते हैं तो ये जितना कंप्रेस होगा उतना ही ये इलोंगेट होगा। वैसे ही नीचे वाला ब्लॉक है, इधर x कंप्रेस करेंगे तो जितना ये कंप्रेस उतना ये इलोंगेट, मतलब यहाँ भी स्प्रिंग पैरेलल में दिया हुआ है और यहाँ भी स्प्रिंग पैरेलल में दिया हुआ है। लेकिन पहले वाले केस में जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट का केस बात करते हैं, तो दोनों का जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा k+k, बिकॉज पैरेलल में k1 + k2 हो जाता है। वहीं दूसरे वाले में इक्विवेलेंट की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला जो दिया है ये भी दोनों पैरेलल में होगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो गया स्प्रिंग यहाँ पे पैरेलल में, k+k+k कितना हो गया 3k। मतलब देखने में आपको सीरीज जैसा दिख रहा है तो इस बात में नहीं अटकना है, देखना है कि ब्लॉक को थोड़ा सा शिफ्ट करेंगे तो दोनों बराबर खींचना या दबना चाहिए। नीचे वाले ब्लॉक को भी थोड़ा सा इधर की तरफ एक्स बढ़ाएं तो जितना ये लेफ्ट वाला दोनों खींचेगा इलोंगेट होगा उतना ही ये कंप्रेस हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला कि 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k ईच, ऐसा दिया हुआ है, अटैच टू अ ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m एंड फिक्स्ड सपोर्ट एज शोन इन द फिगर। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन वाज ऑब्जर्व टू बी t, मतलब पहले वाले केस में कितना टाइम पीरियड t दिया है, तो इसका वैल्यू कितना होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई कितना होता है k ना होता है, तो t=2 पाई अंडर रूट, पहले वाले केस में k इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, तो इसका वैल्यू 2k हो जा रहा है, तो यहाँ वैल्यू कितना पुट कर देंगे 2k। वहीं पे दूसरे वाले केस में निकालना है टाइम पीरियड का वैल्यू, तो दूसरे वाले केस में मान लो टाइम पीरियड t2 है, ये कितना हो गया 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3k ना हो जाएगा। अब हमें t2 निकालना है तो एक काम करो t2 बाई क्या कर दो t1 कर दो, मतलब पहले वाले केस में जो टाइम पीरियड मेरा t दिया है इससे t2 को t से डिवाइड करेंगे, तो अब क्या होगा
अब देखोगे T2 का वैल्यू यहाँ पुट करने पे तो ये हो जा रहा है 2 पाई हो गया, अंडर रूट कितना हो गया m डिवाइडेड बाई कितना है 3k, एंड दिस होल एक्सप्रेशन इज डिवाइडेड बाई 2 पाई अंडर रूट m बाई कितना हो जा रहा है, ये 2k हो जा रहा है। देखो 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2/3 ना हो गया। तो सेकेंड केस का जो टाइम पीरियड हो गया T2, ये कितना हो जा रहा है 2/3 टाइम्स जो फर्स्ट केस का टाइम पीरियड के है इसके बराबर हो जा रहा है। सो द वैल्यू ऑफ T2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर 2/3 टाइम्स T। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 जो मुझे दिख रहा है ये करेक्ट आंसर हो रहा है इस क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 है ये। इसमें कहता है कि पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM has potential energy which changes with position. If the potential energy at the equilibrium position is assumed to be 0, then potential energy versus position time graph is। देखो पोटेंशियल एनर्जी SHM में कितना होता है, अगर इक्विलिब्रियम का 0 लेते हैं तो हाफ kx² हो जाता है, और ये इसके स्टैंडर्ड ग्राफ होता है पोटेंशियल एनर्जी का, या फिर एनर्जी वेरिएशन की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू मीन पोजीशन पे सबसे कम हो जाता है, सबसे लिस्ट होता है वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का कहाँ पे, मीन पोजीशन पे होता है। और सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आपका एक्सट्रीम पोजीशन पे हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ये वैल्यू हो गया ऐसा, और ये कितना हो गया, ये वैल्यू हो गया आपका टोटल मैकेनिकल एनर्जी का वैल्यू जो कांस्टेंट होता है। और वहीं पे एक्सट्रीम पोजीशन पे बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, लेकिन मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कैसा होता है, मैक्सिमम। तो ये वेरिएशन किसका होता है, काइनेटिक एनर्जी का होता है, और ये वेरिएशन किसका होता है, पोटेंशियल एनर्जी का। और जो ऊपर लाइन देख रहे हो कैसा होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी का। तो अगर आपका ग्राफ दिया हो इसमें से कोई भी पूछे आप आंसर कर सकते हो। याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, मीन पोजीशन पे अगर हम बात करते हैं तो मीन पोजीशन पे कैसा होता है, मिनिमम होता है। और वहीं पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। सबसे फास्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चलता है, मीन पोजीशन पे चलता है। तो इसका जो ग्राफ होगा कौन सा हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। यहाँ पे इस तरीके से वेरिएशन होगा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीन पोजीशन पे मिनिमम और एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0। अगला सवाल है, इसमें बोला कि ग्राफ ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM एज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B कितना हो जाएगा। देखो ध्यान से, अब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। पहली बात कि दोनों का दोनों जो दिया है इसका टाइम पीरियड सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो यहाँ से जब पहुँचने का यहाँ तक का जो टाइम है, फिर यहाँ से यहाँ तक आया तो दोनों का टाइम पीरियड सेम है। तो टाइम पीरियड जब सेम हो गया तो ओमेगा का वैल्यू भी सेम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड T इक्वल्स टू कितना होता है, 2 पाई बाई ओमेगा होता है ना। तो टाइम पीरियड सेम हो गया तो ओमेगा का वैल्यू सेम हो जाएगा, पहली बात। अब यहाँ पे देखेंगे जो B वाला कर्व दिया है, B वाला कर्व की बात करते हैं तो B वाले का जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू दिया हो कितना दिया है, तो B वाला जो दिया है मेरा एम्पलीट्यूड दिया है इसका 10, एम्पलीट्यूड ऑफ B इज 10। सो एम्पलीट्यूड ऑफ B, इसको कैपिटल ऐसे लिखते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ B का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। और वहीं पे एम्पलीट्यूड ऑफ A की बात करते हैं तो A का एम्पलीट्यूड छोटा वाला दिया है तो ये 5 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि बताइए एक्सेलरेशन का रेशियो कितना होगा, एक्सेलरेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ऑफ B मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ A हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड ऑफ B ना हो जाएगा। बिकॉज मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर इंटू A। तो ओमेगा का वैल्यू दोनों का सेम हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ही का रेशियो बच गया ना यहाँ पे, ये तो खत्म हो गया। सो एम्पलीट्यूड ऑफ A डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ B। अब A का एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है 5 और B का एम्पलीट्यूड कितना हो जा रहा है 10। इसको सॉल्व कर दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा ना। सो द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ A एंड B इज 1:2। इस ग्राफ को देखकर बस A और B का एम्पलीट्यूड हमको फाइंड कर लेना था और उसका रेशियो देख लेना था। ये करते ही अपना काम यहाँ पे हो गया, तो बहुत ही आसानी से। और ओमेगा सेम क्यों हो जा रहा है, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड का वैल्यू सेम हो जा रहा है। तो हमने 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया ऑसिलेशन चैप्टर से NCERT बेस्ड, और आपका कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन हो चुका होगा। एक बार और इसको देख लीजिएगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड इफ़ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड देन थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, ये सारी चीज़ें आपको अच्छा लगता है, इफ़ इट इज़ हेल्पिंग यू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू एंड बाय बाय।